नमस्कार। यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। ये यात्रियों किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा वापस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो दृश्य, भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। उनके कुछ इन भिन्नताओं के अनुकूल ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और समूहों को प्रतिनिधित्व होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर अध्याय 7 के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री कुछ क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य अध्याय 8 और 9 में प्रशासनिक अधिकारी कभी-कभी समाज के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते हैं। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के सिद्धांतों पर ध्यान देंगे। अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए इसमें यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों से अलग था। अल-बरूनी तथा किताबुल हिंद, ख्वारिज़्म से पंजाब तक। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वान कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल-बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 17 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब की गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण
पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और तथा उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने की समझ यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ से एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता या पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल-बरूनी, जिसने लिखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने स्वतः अपनी कृतियों उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेखक खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी सम्मिलित थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन समग्र शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण रचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। इब्न बतूता का रिहला, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इब्न बतूता का रिहला एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपना विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्र-रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों की विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उससे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर-दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में सलमार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा है, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया।
अपनी नई नियुक्ति के साथ ही वह उत्तर मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने की अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, के वृत्तांतों से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यात्रा अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपयोग, जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्ट नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई दनिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश की
पूर्व पश्चिम की तुलना, वर्णित ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नी ने भारत की स्थिति को रूप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे, उसका आंकलन हमेशा सटीक नहीं था। फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 1671 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी तथा फ्रांसीसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, ये पूरी तरह विपरीत था। एक अपरिचित संसार की समझ अल्बेरुनी तथा संस्कृतवादी परंपरा समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बेरुनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल्बेरुनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अल्बेरुनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल्बेरुनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन भारत में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इनके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को सामान्य माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल्बेरुनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल्बेरुनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। जैसा कि हमने देखा है, जाति व्यवस्था के विषय में अल्बेरुनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोणों से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंज शाब्दिक रूप से में व्याख्या से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें।
8 में भी देखिए। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपयोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपयोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे की तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनमें वह नारियल और पान दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं नारियल तथा पान। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण नारियल तथा पान। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिले हैं जिनसे वह नारियल और पान दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे का वर्णन करता है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन था, कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले समुद्र से समृद्ध थे। नारियल तथा पान। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे का वर्णन करता है। इब्न बतूता भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिसके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले थे एवं समृद्ध थे, सिवाय कभी-कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांतों से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें तथा चमक-दमक वाले
चमक-दमक वाले और रंगीन बाज़ार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इम्रबूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बाजार मात्र आर्थिक विनियमन के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इन बहुता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं था। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँव में अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय संस्कृति ने इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। संचार की एक अनूठी प्रणाली व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अब सूचना माल भेजना भी डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वह गुप्तचरों की खबरें मुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। और यह था अपविकसित पूर्व, जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। वहीं वर्नियर एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्गों को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। वर्नियर के ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेषण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांतों में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगलकालीन भाषा की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में देखा गया है, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूस्वामित्व का प्रश्न। वर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को तथा राज्य और तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह
यह कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। याजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव को बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का सामान्य रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इन रूप में देखा है। इसका राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा था। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों तथा क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था, न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8 देखिए। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध्य प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेश से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राज्य के दरबार का नियंत्रण होता था, और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में
चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का प्रयोग करते थे और दूसरी ओर स्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक बालाहार, इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का उपयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी-कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इससे उत्पादन हर जगह पर उन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादन का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारी समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्नता के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मंगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आए थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित हो रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण का प्रस्तुत करता है। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे: उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिससे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जहाँ कई राजकीय प्रश्य पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों या भीड़भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। महिलाएं दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी-कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी-कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी-कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी-कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए, बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की
शादी के अवसर पर उसके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। रुदान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इमरोगदा ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य माना। दासों का सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इमरोगदा ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश व्यापार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम एक या दो को तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी-कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह संभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेषण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना। सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप में पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेषण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्रा की। उन्होंने क्या देखा और सुना। सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले और वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य वर्षों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे।
काल रेखा कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े 10वीं-11वीं शताब्दी 977 से 1048 मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से 13वीं शताब्दी 1254 से 1323 मार्को पोलो इटली से 14वीं शताब्दी 1304 से 1377 इब्न बतूता मोरक्को से 15वीं शताब्दी 1482 अब्द अल रज़्ज़ाक कमाल अल दीन इब्न इशहाक अल समरकंद से 1466 से 1472 अफनासी निकीतिन 15वीं शताब्दी रूस से 16वीं शताब्दी 1518 भारत की यात्रा दूसरे बारबोसा मृत्यु 1521 पुर्तगाल से 1562 मृत्यु का वर्ष सैयदी अली रईस तुर्की से 1536 से 1600 अंतोनियो मानसेरेते स्पेन से 17वीं शताब्दी 1626 से 1631 भारत में बिताए वर्ष महमूद वली बल्ख से 1600 से 1667 पीटर मुनिंगनाइट से 1605 से 1679 जियों बैप्टिस्ट टैबर्नियर फ्रांस से 1620 से 1688 फ्रांसवा चुवर्नियर फ्रांस से। नोट: यहाँ कोई अन्य संकेत नहीं है। तिथियाँ यात्री के जीवन काल को बता रही हैं। उत्तर दीजिए। लगभग 100 से 150 शब्दों में किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं की वृत्तांत लिखी थी उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं की वृत्तांत लिखी उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए। लगभग 250 से 300 शब्दों में जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्र में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। यह बर्नियर से लिया गया है कि उदाहरण है। ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प कारीगरी के बहुत उदाहरण हैं जिनके पास औजारों का अभाव है और जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच अंतर का पाना मुश्किल हो जाता है। इन वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और ऐसे सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। उनके द्वारा निम्नलिखित शिल्प कार्यों की सूचीबद्ध कीजिए तथा इनकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए। जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। यह बर्नियर से लिया गया एक उदाहरण है। ऐसे लोग द्वारा तैयार सुंदर शिल्पकारी के बहुत उदाहरण हैं जिनके पास औजारों का अभाव है और जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच
अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और ऐसे सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इन चित्रों की सुंदरता, मृदुता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। उसके द्वारा लिखित शिल्प कार्यों को सूचीबद्ध किया तथा इसकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए। मानचित्र कार्य विश्व की सीमा रेखा मानचित्र पर उन देशों को चिह्नित कीजिए जिनकी यात्रा विमुद्रा ने की थी। कौन कौन से समुद्रों को उसने पार किया होगा। मानचित्रकार विश्व की सीमा रेखा मानचित्र पर उन देशों को चिह्नित कीजिए जिनकी यात्रा विमुद्रा ने की थी। कौन कौन से समुद्रों को उसने पार किया होगा। परियोजना कार्य को एक अपने ऐसे किसी बड़े संबंधी माता पिता दादा दादी तथा नाना नानी चाचा चाची का साक्षात्कार कीजिए जिन्होंने आपके नगर अथवा गांव के बाहर यात्राएं की हो। पता कीजिए कौवे कहाँ गए कौवे कहाँ गए थे। उन्होंने यात्रा कैसे की। उन्हें कितना समय लगा। उन्होंने यात्रा क्यों की। क्या उन्होंने किसी कठिनाई का सामना किया। ऐसी समस्याओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्होंने अपने रहने के स्थान और यात्रा किए गए स्थानों के बीच देखी। विशेष रूप से भाषा, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, इमारतें, सड़कें तथा पुरुषों और महिलाओं की जीवन शैली के संदर्भ में अपने द्वारा हासिल जानकारियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस अध्याय में उल्लिखित यात्रियों में से एक के जीवन और कृतियों के विषय में और अधिक जानकारी हासिल कीजिए। उनकी यात्राओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने समाज का कैसा विवरण किया है और इनकी तुलना अध्याय में दिए गए उदाहरणों से कीजिए। परियोजना कार्य कोई एक अपने ऐसे किसी बड़े संबंधी माता पिता दादा दादी तथा नाना नानी चाचा चाची का साक्षात्कार कीजिए जिन्होंने आपके नगर या गांव के बाहर यात्राएं की हो। पता कीजिए वे कहाँ गए थे। उन्होंने यात्रा कैसे की। उन्हें कितने समय लगा। उन्होंने यात्रा क्यों की। क्या उन्होंने किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऐसी भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्होंने अपने ठहरने के स्थान तथा यात्रा किए गए स्थानों के बीच देखी। विशेष रूप से भाषा, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, इमारतें, सड़कों तथा पुरुषों महिलाओं की जीवन शैली के संदर्भ में अपने द्वारा हासिल जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस अध्याय में उल्लिखित यात्रियों में से एक के जीवन तथा कृतियों के विषय में और अधिक जानकारी हासिल कीजिए। उनकी यात्राओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने समाज का कैसा विवरण किया और तथा इनकी तुलना अध्याय में दिए गए उदाहरणों से कीजिए। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इन्हें पढ़िए। मुजफ्फर आलम एंड संजय सुब्रमण्यम 2006 इंडो-पर्शियन ट्रेवल्स इन दी एज ऑफ डिस्कवरी 1400 से 1800 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज। कैथरीन आयशर एंड सिंथिया टालबोट 2006 इंडिया बिफोर यूरोप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज। फ्रांसवा बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से 1668 लो प्राइस पब्लिकेशन न्यू दिल्ली HAR गिब्स संपा 1993 द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता मुंशी राम मनोहर लाल दिल्ली मुशीरुल हसन 2005 संपादन 2005 वेस्टवर्ड बाउंड ट्रेवल्स ऑफ मिर्जा अबू तालिब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली HK कॉल संपादन 1997 ट्रेवल्स इंडिया इन एंथोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली जो बैप्टिस्ट ट्रैवल 1993 ट्रेवल्स इन इंडिया मुंशी राम मनोहर लाल दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं www.edumaritime.org। चित्र 15.14 इन चित्रों में आराम करते हुए यात्री को दिखाया गया है। चित्र 15.13 चित्र
5.14 इन चित्रों में आराम करते हुए यात्रियों को दिखाया गया है। चित्र 5.13 मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। यहाँ यातायात के कौन से साधन अपनाए गए हैं? अल-बिरूनी के उद्देश्य। अल-बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया: उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अल-बिरूनी की कृति का अंशपरीय शोधांश तथा चर्चा कीजिए कि क्या यह कृति इन उद्देश्यों को पूरा करती है। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। हिंदू शब्द लगभग छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकला था। अरबी लोगों ने इन फारसी शब्द को जारी रखा। इसका प्रयोग सिंधु की इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकलता है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। अनंतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयुक्त बहुत बाद की बात है। हिंदू शब्द लगभग छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी से इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकलता है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। अनंतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। चर्चा कीजिए: यदि अल-बिरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वही भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। घोंसले से निकलता पक्षी। यह रेहरा से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया और जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इन बहुतः 1554 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरे नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था।
यह हरिहला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे जोर ने पकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए पहाड़ और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिससे इब्न बतूता के शुद्धलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के शुद्ध लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में लिखे गए क्षणों का तथा अपनी स्मृतियों में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनमें वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया, जिनके मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण, जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया, जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के शुद्धलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए क्षण तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनमें वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके घनिष्ठ संतों के विषय में बताया। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण, जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया, जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। इब्न बतूता के पदचिह्नों पर 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पदचिह्नों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पकड़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी, जिसने 1414 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिम, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है।
इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्कि तो कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की। यह सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट और चालाक घोड़े के लिए एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बनाए गए छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़े के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पटों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दोहरे बोरे में स्वामियों और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक पूर्व जांच 5 या 6 दिनों के उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का शाक पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही, टांगे या पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। बर्नियर द्वारा दी गई सूची में कौन सी वस्तुएं हैं जो आज आप यात्रा में साथ ले जाएंगे? भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के विद्वानों ने उनकी पुस्तकालयों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतिशमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। चर्चा कीजिए। भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचुर यात्रा वृत्तांत साहित्य उपलब्ध है। आप अपने घर में बोली जाने वाली भाषा के यात्री लेखकों के विषय में पता कीजिए। किसी एक ऐसे वृत्तांत को पढ़िए और यात्री द्वारा देखे गए चित्रों, उसने जो देखा और उसके द्वारा वृत्तांत लिखे जाने के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल-बिरूनी को जब ऐसे लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से जो 432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है कि लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफ़ी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ में बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे और जिनकी ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा रूप है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी प्रकार से हिंदुओं ने मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों
की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ है, उनका दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं है। उसके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्गम ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ है। शूद्र, जिनका उनके चरणों से हुआ है। अंतिम दो वर्णों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर और गाँव में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अल-बरूनी ने जो लिखा उसकी तुलना अध्याय 306 से कीजिए। क्या आप कुछ समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अल-बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के महत्व पर आश्रित रहा? चर्चा कीजिए कि अन्य क्षेत्र से आए यात्री के लिए स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है। मानव सिर जैसे गिरी, दार, फल, नारियल का वर्णन इम्रभूता इस प्रकार करता है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विषमकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इनमें भी मानव दो आँखें तथा एक मुख अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। किस तरह की तुलनाओं से यूरोपीय अपने पाठकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारियल देखने में कैसे होते हैं, नारियल कैसे होते हैं। अपने पाठकों को यह समझाने के लिए यूरोपीय किस तरह की तुलनाएं प्रस्तुत करता है? क्या ये तुलनाएं वाजिब है? वह किस तरह से ये दिखाता है कि नारियल असाधारण फल है? बहुता का वर्णन कितना सटीक है? पान, यूरोपीय द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक जो तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। आपके विचार से इसने यूरोपीय का ध्यान क्यों खींचा? क्या आप इस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर यूरोपीय ने ध्यान दिया? चित्र 5.8 तथा 5.9 से इस वर्णन की तुलना कीजिए। वह दिल्ली जैसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया था का वर्णन यूरोपीय इस प्रकार करता है। दिल्ली जैसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया था का वर्णन इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीन अतुलनीय दीवार की चौड़ाई 11,001 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर यात्री के पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र और तथा घेरेबंदी के काम आने वाले मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए हैं। प्राचीर के उत्तरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इनमें एक दूसरे के आस-पास बनी कई मीनार है। इस शहर के 28 द्वार है जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं। जैसे फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। चित्र 5.8 कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। चित्र 5.9 फरुखाबाद दिल्ली का एक मेहराब। चित्र 5.9 बाएं बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा।
बाजार में संगीत जीवन यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के पास में खुलता है। दुकानों कालीनों से सजाया गया हर दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया हर दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वो सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने शिव और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंड में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती है जिसके पश्चात वो चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता है गुंबद में उतर कर आता है और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार में से गुजरता है गुंबद में उतर कर आता है और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया? एक विचित्र देश 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़्ज़ाक़ का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडलों के साथ पूरी तरह से ढके हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडल में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। इसकी दोनों आँखों में काले रंग के मानिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती थी हो। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। घोड़े पर और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे तलुक कहा जाता है हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील 1 तिहाई होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गाँव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती है जिसके ऊपर तांबे की घड़ियाँ लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र दूसरे हाथ में छड़ियों सहित सारी छड़ लिए हुआ क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं जैसे कि संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है। उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ जाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने
तक यही चोटियाँ चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अवश्य डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। क्या आपको लगता है कि पैदल डाक व्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप में संचालित की जाती होगी? चर्चा कीजिए चर्चा कीजिए मुद्दा लोगों के लिए ऐसी वस्तुओं और स्थितियों के वर्णन की समस्या को कैसे हल करता है जिनसे वे अभिज्ञ थे और जिन्हें उन्होंने अनुभव नहीं किया था। व्यापक गरीबी पेलसट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभ के दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। वर्नियर की तरह ही वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव की घाट तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा जाता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। गरीब किसान यहाँ वर्नियर द्वारा संचालित अंचल में कृषि के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियाँ या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी सड़कों के अभाव में कृषिहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जो अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है। गरीब किसान यहाँ वर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियों में बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा है जिसके के अभाव में कृषिहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गाँव छोड़कर चले जाते हैं। वो इस उदाहरण में वर्नियर राज्य और समाज में संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। वर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता था? क्या आपको लगता है कि उसका विवरण उसके पक्ष को सुदृढ़ करने में सहायक होता? यूरोप के लिए एक चेतावनी वर्नियर देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण नहीं किया तो उसके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जूते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम इन्हें देखते हैं। इस दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर हैं और शक्तिशाली और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसा कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। मुगल शासक हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में उनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है।
बर्नियर सर्वनाश के दृश्य का एक चित्रण किया किस प्रकार करता है। जब आप अध्याय 8 और 9 पढ़ लें तब आप इस विवरण पर फिर आइएगा और फिर इसका आकलन कीजिएगा। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। ध्यान देना आवश्यक है कि इस विषय के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिश्रण से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती है, जैसे रेशम, कपास तथा नील कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है और जहाँ एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, सिदारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्र तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में ही प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के बजाय सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक हो जाते हैं। इस उदाहरण में दिया गया उचित विवरण स्रोत 11 में दिए गए विवरण से कि लाइनों में भिन्न है। स्रोत 14 राज्य के कारखाने संत बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राज्य के कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। कक्ष में काशीदार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में पलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मार्बल का काम करने वाले शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज़ सुबह आते हैं जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। बर्नियर इस विचार को किस प्रकार प्रदर्शित करता है कि हालांकि हर तरफ बहुत सक्रियता है पर उन्नति बहुत कम है। चर्चा की जाए आपके विचार में बर्नियर जैसे विद्वानों ने भारत की यूरोप से तुलना क्योंकि दासिया इब्न मुता हमें बताता है यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है। दासिया इब्न मुता हमें बताता है यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होता है वह उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है। स्रोत 16 सती बालिका यह संत बर्नियर के वृत्तांतों के सबसे मार्मिक विवरणों में एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो जा रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले जा गए। उसे लड़कियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह
उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए ताकि वो भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। 5 चित्र 5.1 एक कप पान के पत्ते। चित्र 5.1 खाओ नारियल। कई जातियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना। क्या ये कपड़े यूनानी अथवा चित्र 5.2 चर्चा की जाए, यदि अल-बिरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वह वही भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। चित्र 5.2 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखें। क्या ये कपड़े यूनानी अथवा अरबी? चित्र 5.2 डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। चित्र 5.3 डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। अब डाकुओं को यात्रियों से कैसे अलग करेंगे? चित्र 5.4 नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्तिकला लगभग 17वीं 18वीं शताब्दियाँ। आपके मत में कुछ यात्रियों के हाथों में हथियार क्यों हैं? मानचित्र अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इन मुक्तों द्वारा भ्रमण किए गए स्थान कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इन मुक्ताओं ने जानता होगा। चित्र 5.5 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास से इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। चर्चा कीजिए, आपके विचार से अल-बिरूनी और युवकता के उद्देश्य किन मायनों में समान या भिन्न थे? चित्र 5.6 चित्र 5.6 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बनियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। चित्र 5.7 भारतीय पोशाक में तय बनियर का चित्र। चर्चा कीजिए, भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचुर यात्रा वृत्तांत भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचुर यात्रा वृत्तांत साहित्य उपलब्ध है। अपने घर में बोली जाने वाली भाषा के यात्री लेखों के विषय में पता कीजिए। किसी एक ऐसे वृत्तांत को पढ़िए और यात्री द्वारा देखे गए क्षेत्र, उसने जो देखा और उसके द्वारा वृत्तांत लिखे जाने के कारणों पर टिप्पणी कीजिए। अल-बिरूनी ने जो लिखा उसकी तुलना आध्यात्मिक स्रोत से कीजिए। क्या आप कुछ समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अल-बिरूनी भारतीय समाज के भीतर अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? चर्चा कीजिए, अन्य क्षेत्र में से आए यात्री के लिए स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है? स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर ने ध्यान दिया? चित्र 5.8 में 5.9 से इस वर्णन की तुलना कीजिए। अब चित्र 5.10 इस तरह की एकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों पर अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। अपने वर्णन में युवकता ने इन गतिविधियों को उजागर क्यों किया? चर्चा कीजिए, लोगों के लिए ऐसी वस्तु और स्थितियों के वर्णन की समस्या को कैसे हल करता है जिनसे वे अभिज्ञ थे और जिन्हें उन्हें अनुभव नहीं किया था। चित्र 5.16 की 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने वो अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की।
चित्रपांडव सन 1-2 सोने का चम्मच जिसमें पन्ने एवं मणिक जड़े हुए हैं मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह अच्छा उदाहरण है। नमस्कार। यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। राम राम। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सॉरी। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। राम राम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।